हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। कल भी बेटा मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था। ये जो डायग्राम है ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का प्रायोगिक चित्र है। इस डायग्राम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको लिटरेट कर देता हूँ, आप देखिएगा। ये है लेड का बॉक्स, ठीक है। इसके अंदर रखा हुआ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव तत्व, एस ब्लॉक का एलिमेंट। कौन से हो सकते हैं? पोलोनियम हो सकता है, रेडियम हो सकता है, थोरियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, ठीक है बेटा। क्यों रखा गया है? ताकि ये अल्फा कणों को उत्सर्जित कर सके। ये क्या चीज है? डॉट 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 डॉट, ये है अल्फा किरण पुंज, ठीक है बेटा। ये अल्फा किरण पुंज है। मार्ग में ये क्या चीज रखी हुई है? ये है लेड की प्लेट है। इन दोनों के बीच में गैप है, यहां से अल्फा किरण पुंज पास होगी। यह है स्वर्ण का पत्र, ठीक है। ये पतली पन्नी है जिसकी मोटाई 10⁻⁻7 मीटर की कोटि की होगी, गोल्ड फॉइल। क्यों स्वर्ण पत्र को ही यूज किया जाता है उसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी आप इसको पहले समझ लीजिए। इसके बाद यहां पर अल्फा कण पहुंचे, अलग अलग कोणों पर यहां पर विक्षेपित हुए। देखिए बेटा, ये क्या है? ये तो सीधे निकल गया, ठीक है। अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए सीधे गुजर जाते हैं, ऐसा आपको पता है। और कुछ अल्फा कण विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हुए। ये θ1 एंगल पर, ये θ2 एंगल पर, ये 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर विक्षेपित हो गया। यानी यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है। और एक अल्फा कण ऐसा भी होगा जो वापस लौट आएगा, अभी आपको आगे पता लगेगा। लास्ट में ये क्या चीज है? ये जेडनेस का पर्दा है। यहां पर सूक्ष्मदर्शी लगा होता है, जिस पर हम यहाँ पर क्या होता है बेटा कि जो अल्फा कण यहाँ पर आता है तो प्रदीप्त उत्पन्न होता है, एक चमक उत्पन्न होती है, उसे यहाँ पर फस्फुर द्वारा देखा जाता है, ठीक है। ये आपका प्रायोगिक डायग्राम है। आप जो डायग्राम बनाओगे इस वाले डायग्राम को बना लेना। कल जो डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ी सी एरर थी, स्वर्ण पत्र से पहले ही मोड़ दिया गया था। अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। इस वाले डायग्राम को आप बनाना। अब इसके आगे की थ्योरेटिकल पोर्शन लिखता हूं मैं, इस डायग्राम को रफ कर देता हूं। तो देखिए, कल हम पढ़ चुके थे, लास्ट में था प्रायोगिक व्यवस्था को चित्रानुसार दर्शाया गया है। अब देखिए उसके बाद का है लेड बॉक्स में स्थित अल्फा कण स्रोत पोलोनियम, यहां पर पोलोनियम हो सकता है, ठीक है, यूरेनियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है बस। लेड बॉक्स में स्थित अल्फा कण स्रोत पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा कणों, जो अल्फा कण होते हैं इनकी चाल होती है लगभग 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। लेड बॉक्स में स्थित अल्फा कण स्रोत पोलोनियम से उत्सर्जित अल्फा कणों के किरण पुंज को लेड की प्लेट से गुजार कर, यानी यहां से पास होकर गुजार कर स्वर्ण पत्र, इसकी मोटाई कितनी होती है बताया आपको, 10⁻⁷ मीटर से गुजार कर स्वर्ण पत्र पर आपतित करते हैं, ठीक है बेटा। लेड बॉक्स में स्थित अल्फा कण, ठीक है, जो बॉक्स में स्थित अल्फा कण स्रोत पोलोनियम से उत्सर्जित, ये स्रोत है, इससे उत्सर्जित अल्फा कण के किरण पुंज को लेड की प्लेट से, आपने देखा बेटा बीच में दो ईंटें रखी हुई थी, उससे गुजार कर, जिसे प्लेट भी कहते हैं, लेड की प्लेट से गुजार कर स्वर्ण पत्र पर आपतित कराते हैं। आगे क्या होगा? यहाँ पर पहले वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखा देता हूं आपको, क्वेश्चन भी आप मान लीजिए प्रश्न की सहायता से। स्वर्ण पत्र को क्यों यूज किया जाता है?
स्वर्ण पत्र को क्यों उपयोग में लेते हैं, क्यों उपयोग में लेते हैं। अगर कहीं पूछ लिया जाए तो ये इसका आंसर लिख कर आना। देखिए बेटा, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहां स्वर्ण पत्र इसलिए प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि सोने का, स्वर्ण का मतलब सोना ही होता है, क्योंकि सोने का नाभिक अल्फा कण की अपेक्षा भारी होता है, अल्फा कण की अपेक्षा भारी होता है। कितना भारी होता है? लगभग 50 गुना भारी होता है। और प्रकीर्णन के समय स्वर्ण नाभिक स्थिर रहता है, जिससे अल्फा कण का विक्षेप अधिक होता है तथा सोने के अत्यधिक, ये भी बेटा इसका रीजन है, तथा स्वर्ण के अत्यधिक पतले पत्र बनाए जा सकते हैं। पता है बेटा आपको, इसकी तन्यता ज्यादा होती है तो क्या होगा, ये इसके जैसे आपको पता ही है कि 1 ग्राम सोने से लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके अत्यधिक पतले पत्र बनाए जा सकते हैं। यहाँ मेन जो इसका रीजन है वो ये है, स्वर्ण पत्र इसलिए प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि सोने का जो नाभिक होता है वो अल्फा कण की अपेक्षा भारी होता है। चलो भारी है तो उससे क्या होगा, उससे प्रकीर्णन के समय स्वर्ण नाभिक स्थिर रहेगा, ठीक है। प्रकीर्णन के समय स्वर्ण नाभिक स्थिर रहेगा, जिससे अल्फा कण का विक्षेप अधिक होता है। हमें ये विक्षेप भी तो याद करना है, ठीक है। तो ये इसका रीजन है, तो रफ कर देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, यह प्रयोग निर्वात में किया गया। क्यों निर्वात में क्यों किया गया, पूरी बात में यहां लिखूंगा। यह प्रयोग निर्वात में किया गया, जिससे कि अल्फा कणों, निर्वात में करने से क्या होगा, जिससे कि अल्फा कणों की वायु के कणों से कोई टक्कर न हो पाए, अगर निर्वात होगा तो बेटा वहां पर वायु का कोई कण नहीं होगा, कोई वायु नहीं होगी, तो वायु के कणों से कोई टक्कर नहीं हो पाएगी। जब अल्फा कण पर्दे पर टकराते हैं या आपतित होते हैं, पर्दे पर टकराते हैं तो पर्दे पर प्रस्फुरण की चमक उत्पन्न होती है। यहाँ पर एक तरह का स्पार्क उत्पन्न होता है, ठीक है, जो हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देता है, ठीक है। प्रस्फुरण की चमक उत्पन्न होती है जो पर्दे पर सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखी जा सकती है, ठीक है। प्रस्फुरण की चमक तथा क्षेत्रफल से प्रस्फुरण की चमक तथा क्षेत्रफल से विभिन्न दिशाओं में
विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। देखिए इस चैप्टर में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो सबसे बड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो इसका रदरफोर्ड का प्रायोगिक व्यवस्था का ही है। इसके बाद जब ये रदरफोर्ड का प्रायोगिक व्यवस्था पूरी कंप्लीट हो जाएगी, इसके निष्कर्ष आप लिख लोगे, इसके सारे तथ्य लिख लोगे, उसके बाद आप नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ोगे और उसके बाद पूरा मैथमेटिकल चलेगा ये। उसके बाद सारे आपको डेरिवेशन करने होंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि सर केवल और केवल थ्योरी बता रहे हैं, तो बेटा ये बहुत जरूरी है, इसको आपको याद रखना है। जैसे थॉमसन मॉडल में बताया था कि धनात्मक आवेश और संपूर्ण द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित होता है, जो कि गलत था। अब आपको यहाँ पर रदरफोर्ड मॉडल की जो थ्योरी है उससे आपको चीजें समझ में आएगी और फिर हम इसको नील्स बोर में ले जाएंगे। तो थ्योरेटिकल पोर्शन रदरफोर्ड तक ही है, उसके बाद मैथमेटिकल स्टार्ट होगा। लेकिन मैथमेटिकल स्टार्ट करने से पहले आपको उसकी थ्योरी आनी चाहिए। बात समझ में रहे? तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मिस न कीजिएगा। आइए देखते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ और आगे इसके अब इसके तथ्य लिखेंगे। हेडिंग डाली, रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से निम्नलिखित, कुछ मैं तथ्य लिखूंगा, निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैक्ट्स है ये, तथ्य प्राप्त किए। निम्नलिखित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए। तथ्य का मतलब जानते हो ना, फैक्ट्स है ये, ठीक है। फैक्ट्स के बाद हम इसका कंक्लूजन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले फैक्ट्स पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या क्या तथ्य बताए। देखिए पहला जो तथ्य प्राप्त किया वो था, अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित विक्षेपित जो हो रहे हैं, इसे ही प्रकीर्णन कहा जाता है। तो अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए, या विक्षेपित भी लिख सकते हो, बिना प्रकीर्णित हुए अपने पूर्व मार्ग कौन सा, जैसे ये आ रहे हैं वैसे ही गुजर जाएंगे। अपने पूर्व मार्ग की दिशा में स्वर्ण पत्र के पार चले जाते हैं। जो बीच में रास्ते में जो स्वर्ण पत्र लगा हुआ था उससे पार चले जाते हैं, अर्थात उनमें संघटन नहीं होता। इस संगठन आपने बेटा कॉलिजन 11th क्लास में पढ़ा होगा, टक्कर, जिसे टक्कर भी कहा जाता है, टक्कर कह लीजिए, ठीक है ना, कॉलिजन कह लीजिए, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। दो पिंडों के बीच की टक्कर जिसे संघटन भी कहा जाता है, ठीक है। आइए तो पहला पॉइंट देखते हैं, अधिकतर अल्फा कण बिना प्रकीर्णित हुए अपने पूर्व मार्ग की दिशा में, जहां से आए वैसे ही पार चले गए, स्वर्ण पत्र के पार चले गए, अर्थात उनमें टक्कर नहीं हुई, उनमें संघटन नहीं हुआ, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका तथ्य। निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष ये हुआ, समझा देता हूं, वैसे लिखा भी दूंगा, कि जो अल्फा, ये जो स्वर्ण पत्र है, ये स्वर्ण का जो परमाणु है, ठीक है, इसमें से बहुत सारे अल्फा कण आए और अधिकतर अल्फा कण बिना टकराए निकल गए सीधे ही। तो इससे एक बात समझ में आई कि परमाणु का अधिकांश भाग तो खोखला है। तभी तो बेटा क्या है, यहाँ कोई द्रव्यमान नहीं है, अधिकांश भाग खोखला है। इसका समस्त द्रव्यमान एक सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित होता है, ठीक है बेटा, जिसे नाभिक कहा जाता है। ये इसका कंक्लूजन है, लेकिन आगे इसको डिस्कस करेंगे, अभी केवल तथ्य की बात कर रहे हैं। तो पहला तथ्य ये था। इसमें आप एक डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम को देखिए बेटा, ये है परमाणु, ठीक है, यहां से अल्फा कण आया, ये सीधे गुजर गया, अल्फा कण आए सीधे गुजर गए, हल्के से कोण पर प्रकीर्णित हो गए,
ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसको समझना आप, आया पार चले गए, इधर से आया सीधे पार चले गए। सब ये अल्फा कण है, अल्फा कण ये आ रहा है, आता गया और कुछ कोणों पर प्रकीर्णित हो गए। ठीक है बेटा, एक चीज यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझने की कोशिश करो। देखिए बीच में क्या है, अभी आपको बताया, बीच में नाभिक है। ठीक है ना, देखिए नाभिक से जितना ज्यादा दूर इसका प्रकीर्णन का जो रास्ता, इसका जो पथ का रास्ता होगा, तो ये सीधे गुजर जाएगा। जैसे जैसे ये पास आता जाएगा, कौन, अल्फा कण। अल्फा कण कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। नाभिक में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो जैसे जैसे ये इसके पास आएगा तो बेटा दूरी कम होती जाएगी। कूलॉम के नियम के अनुसार F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, अपॉन R स्क्वायर होता है। यानी जैसे जैसे दूरी घटती जाएगी प्रतिकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा। तो बेटा देखिए क्या है, अभी प्रतिकर्षण बल इस वाले केस में प्रतिकर्षण बल कम लग रहा था, जैसे ये इसके पास आया प्रतिकर्षण लगाया, ये विक्षेपित हो गया, और पास आया विक्षेपित हो गया। अब तो ये बिल्कुल सीधे में ही आ गया, तो क्या होगा बेटा, ये इससे बिना टकराए वापस उसी मार्ग में चला जाएगा जहां से ये आया। इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको नोट कीजिए। अगला जो तथ्य है वो देखिए सेकंड, कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन विभिन्न कोणों पर होता है, विभिन्न कोणों पर होता है। ठीक है, थॉमसन जो मॉडल था, वैसे तो हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा है नहीं, लेकिन उसका जो एक्चुअल मॉडल है थॉमसन का, अगर वो पढ़े आप तो वहां पर आपको एक बात पता लगेगी कि वहां पर भी अल्फा कणों का प्रकीर्णन हो रहा है, लेकिन वहां पर प्रकीर्णन 1 डिग्री से भी कम एंगल पर होता है, जबकि यहां पर अल्फा कणों का प्रकीर्णन 1 डिग्री से ज्यादा कोणों पर भी हो रहा है। अभी बताया बेटा आपको, 180 डिग्री पर भी होता है, जिस मार्ग से आया वापिस वहां से लौट आया। 1 डिग्री से ज्यादा कैसे, ये है पॉजिटिव, ठीक है ना, ये परमाणु, इधर से अल्फा कण आया, इस तरह से अल्फा कण और पास आया तो ये 90 डिग्री से भी ज्यादा, यानी थॉमसन मॉडल में 1 डिग्री से लेस देन होता है, जबकि यहाँ पर ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। लेकिन आपको 12th बोर्ड में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है, कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन विभिन्न कोणों पर होता है, चाहो तो लिख सकते हो 1 डिग्री से अधिक कोणों पर। तीसरा पॉइंट, थर्ड, लगभग 8000, मैंने आपको बताया था बेटा केमिस्ट्री में आपने 20,000 पढ़ा होगा, क्योंकि हर साल बच्चे मुझे बताते हैं कि सर केमिस्ट्री में तो 20,000 था, लेकिन उनको मैं यही कहता हूं कि आपको फिजिक्स का डाटा ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिजिक्स का पोर्शन था। एक्चुअल में ये फिजिक्स ही है, एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है ना, केमिस्ट्री में आप इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम से पढ़ते हो, लेकिन एक्चुअल पोर्शन ये फिजिक्स का है। तो लगभग 8,000, लगभग 8,000 आपतित अल्फा कणों में से एक अल्फा कण, 8,000 आपतित अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अपने मार्ग पर पुनः लौट आता है, पुनः लौट आता है बिना टकराए। ये ध्यान रखना है आपको, बिना टकराए। देखिए बेटा, अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ो तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहां पर देखिएगा, जब ये अल्फा कण जिसका वेग है 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अल्फा कण के बारे में मैंने आपको बताया था 2He4, यानी इसका जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना है, यानी अभी इसमें द्रव्यमान भी है और इसमें यहाँ पर चाल भी है। तो बेटा यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा 1/2 mv², v का स्क्वायर, यानी 2.1 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10⁻14, यानी इतनी अधिक
अधिक गतिज ऊर्जा से ये इसके पास जा रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे ये इसके पास जाता जाएगा तो एक्चुअल में होगा क्या बेटा, जैसे यहाँ पर है तो अल्फा कण पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पर क्या लगा रहा है, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, यानी ये इसको दूर हटाने की कोशिश कर रहा है। जबकि इसके अंदर तो गतिज ऊर्जा है, तो इस गतिज ऊर्जा के कारण ये इसके पास आ रहा है, लेकिन ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, यानी इसकी हर क्षण स्थिति चेंज हो रही है। समझना बात को, हर क्षण यहाँ पर इसकी स्थिति चेंज हो रही है, तो क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा लगेगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला KQ1Q2/R, ठीक है। वैसे ये चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ते हैं इसको, लेकिन आपने भी चैप्टर नंबर 3 पढ़ा नहीं है। चैप्टर नंबर 3 में गुरुजी आपको पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला बता सकता हूँ बस, केवल पूरी चीजें मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R। ये हमारे काम भी आएगा बेटा, इसलिए आप इसको ध्यान रखना। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो अपनी कॉपी के टॉप में नोट कर लीजिएगा। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, ठीक है ना। गतिज ऊर्जा का तो आप जानते ही हो, 1/2 mv², 11th क्लास में पढ़कर आते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हर क्षण इसकी स्थिति यानी R की वैल्यू घटती जा रही है, R की वैल्यू घटती जा रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा बेटा मैकेनिक्स में ही, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा होता है, जिसे यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इधर गतिज ऊर्जा यहाँ पर मैक्सिमम है, जैसे जैसे इसके पास आएगा तो क्या होगा, इस क्षण इसका वेग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी। और यहाँ पर दूरी बहुत कम है, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे पत्थर को ऊपर से गिराते हैं, तो जिस क्षण उसको छोड़ा जाता है उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा 0 होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी के पास आता जाता है तो क्या होती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है। क्यों, क्योंकि हाइट कम होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखना है। हाँ, जो मैं बता रहा था वो देखिए, लगभग 8000 आते अल्फा कणों में से एक अल्फा कण अपने मार्ग पर पुनः लौट आता है बिना टकराए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है। इससे जो ये बिना टकराए है, यहाँ पर जब ये पहुंचा, ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस हुई इसकी यहां से यहां तक बिना टकराए, इसे कहा जाता है निकटतम पहुंच की दूरी, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे निकटतम पहुंच की दूरी को, ठीक है। तो आपको आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतनी बातें ध्यान रखनी थी। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में लेड बॉक्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फा कणों को उत्सर्जित करते हैं। अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण द्विआयनित हीलियम का परमाणु होता है 2He4, जिसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है और आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। प्रोटॉन का आवेश E होता है, तो इसका आवेश 2E हो गया। आगे चलते हैं बेटा। तो अल्फा कण जब वहां से उत्सर्जित होते हैं तो किरण पुंज के रूप में आगे बढ़ते हैं। आगे मार्ग में क्या रखी रहती है, लेड की प्लेटें रखी रहती है। अगर वहां पर ही विक्षेप हो जाए, यानी वहां पर अलग मार्ग पर आ जाए, तो वो उसको अवशोषित कर लेती है। फिर और आगे बढ़ते हैं तो बेटा मार्ग में स्वर्ण पत्र, सोने की पतली पन्नी रखी जाती है, जिसकी मोटाई, हालांकि पूछा नहीं जाता लेकिन आपको ध्यान रखना है नॉलेज के लिए, 10⁻⁷ मीटर उसकी कोटि होती है। सोने को ही क्यों यूज किया जाता है, तो पहली बात तो सोने की पतली पन्नी बनाई जा सकती है, बाकी चीज की इतनी पतली पन्नी नहीं बनाई जा सकती। दूसरा, सोने का जो द्रव्यमान होता है वो अल्फा कण से बहुत ज्यादा होता है, तो वो स्थिर बना रहता है, ठीक है। और भी मैंने उसके पॉइंट लिखाए थे, वहां पर आप डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद जेडरस का पर्दा रहता है, जहां पर सूक्ष्मदर्शी लगा रहता है। जेडरस के पर्दे पर ही जब सोने की पन्नी से टकराकर आगे बढ़ता है, तो जेडरस के पर्दे पर ही चमक उत्पन्न होती है। उस चमक से ही हम आगे की स्टडी करते हैं। तो ये तो हो गया रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड के जो अभी तक जो तथ्य है वो क्या है कि अधिकांश अल्फा कण बिना टकराए बाहर निकल गया, ये आपको ध्यान रखना है। बाहर निकल गया तो वो
किस कंक्लूजन में पहुंचेगा वो अगले वीडियो लेक्चर में आएगा, ठीक है, लिखूंगा मैं अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन आपको समझ में आ गया कि खोखला होता है। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कणों का प्रकीर्णन विभिन्न कोणों पर होता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है विभिन्न कोण 1 डिग्री से ज्यादा, थॉमसन मॉडल में 1 डिग्री से कम रहता है। लगभग 8000 आपतित कणों में से क्या होता है बेटा, एक अल्फा कण ऐसा भी होता है जो अपने मार्ग पे पुनः लौट आता है, ठीक है, ये तो बातें हो गई। और यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा फिजिक्स समझा रहा था वो ये था कि अल्फा कणों का स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जैसे जैसे ये इसके पास आता जाता है तो इसकी स्थिति चेंज होती जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा अपना काम करेगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे पास आ रहा है तो इसकी स्पीड कम होती जा रही है, तो गतिज ऊर्जा घटती जा रही है, जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जा रही है। बिना यहाँ पर आया तो इसका बेटा वेग हो गया 0, चाल हो गई इसकी 0, तो गतिज ऊर्जा 0। अब ये वापस अब प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसको फेंकेगा उसी मार्ग पे, तो ये उसी मार्ग पे जाने की कोशिश करेगा। जब ये वापस जाएगा तो इस डिस्टेंस और बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट की डिस्टेंस, इसे कहा जाता है निकटतम पहुंच की दूरी। इस पे बेस्ड मैं आपको प्रश्न कराऊंगा, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इस फॉर्मूले को आप चाहो तो अपने बुक में देख लीजिएगा, यही फॉर्मूला होता है स्थितिज ऊर्जा का K Q1 Q2 अपॉन R। यहाँ पर Q1 हीलियम का हो जाएगा, Q2 यहाँ पर इसका हो जाएगा। अच्छा, स्वर्ण पत्र के लिए कितना हो जाएगा बेटा, ये जैसे अपन किसी भी परमाणु के लिए बात कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है स्वर्ण पत्र, तो क्या होगा Z इंटू ई। Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये ध्यान रखना Z इंटू ई, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बेटा इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में इसको डिटेल से और पढ़ेंगे, इस पे बेस्ड प्रश्न भी करेंगे। तो ये रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट हुआ, बस केवल मुझे कंक्लूजन और लिखना है। तो थैंक यू बेटा।